आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक प्रसंग याद आता है पूज्य गुरुदेव का। हम लोग जबलपुर में मढ़िया जी नाम का एक छोटा सा क्षेत्र है, उसमें नंदीश्वर द्वीप की बहुत भव्यतम रचना बनी हुई है। उस रचना के अंदर बहुत बड़ा स्पेस है, वहां पर पूज्य गुरुदेव और पूरा संघ बैठा हुआ था। मुनि महाराज, एक मुनि महाराज मुनिराज श्री आगम सागर जी महाराज, आगम सागर जी महाराज आहार करके लौट रहे थे। ईरापद भक्ति का समय होने को आया तो बहुत चिकने फर्श बने रहते हैं, सीढ़ियों में मार्बल ग्रेनाइट लगा रहता है। उसमें किसी ने पैर धोए होंगे, पानी दिखाई नहीं दिया। पानी दिखाई नहीं दिया और लगा कि पूज्य गुरुवर जो हैं वो हीरापद भक्ति के लिए तैयार हो गए हैं, कहीं हम लेट ना हो जाएं। पैर रखा ही था कि स्लिप हो गया। जैसे स्लिप हो गया तो पैर का जो घुटना था वो स्पीड में तो थे, पैर स्लिप हुआ तो घुटना जमीन में टिक गया और तुरंत सूजन आ गई। अब जब तुरंत सूजन आ गई, लंगड़ाते लंगड़ाते, संयोग कैसा होता है बंधु, गुरुदेव सामने दिख रहे, जाने की इच्छा है और संयोग से कर्म का उदय कब किसको परेशान करे कुछ नहीं पता रहता। महाराज श्री के घुटने में वहीं पे तुरंत सूजन आ गई। लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंचे तो गुरुदेव ने देख लिया। देख करके हीरापद भक्ति शुरू नहीं हुई थी, एक आध मिनट शायद शेष था, एक दो महाराज और नहीं आए थे। तो गुरुदेव ने पूछ लिया क्या हो गया। अब बोले भगवान आपकी मनोहारी प्रतिमा दूर से दिखाई दे रही थी, हमें लगा हम कहीं लेट ना हो जाएं, एक कदम थोड़ा सा तेज बढ़ाया, पानी पड़ा था, फिसल गए तो घुटने में लग गई। अब घुटना फूल रहा है। आचार्य जी बहुत प्रेम से कहते हैं मुनिराज श्री आगम सागर जी महाराज से कि भैया ये गाड़ी किसकी है ये बताओ, पहले तुम्हारी है कि हमारी है। आचार्य जी के ये प्रश्न पूछे तो महाराज बोले भगवान आपकी है। आचार्य जी बहुत मुस्कुरा करके बोलते हैं आगम सागर जी महाराज श्री से कि अगर ये गाड़ी हमारी है तो हमारे तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलाइए, अगर अपने तरीके से चलाना है तो आप देख लीजिए। महाराज जी कहते हैं नहीं महाराज, गाड़ी तो आपकी ही है, आपकी सेवा में उपस्थित है। आचार्य जी खूब मुस्कुरा कहते हैं वही तो मैं कहता हूँ, ये जितने लोग बैठे हैं ये कल तक अपनी मर्जी के मालिक थे, लेकिन दीक्षा होने के बाद इनकी मर्जी इनके शरीर के साथ नहीं चलेगी। अब वो गाड़ी हमारी है, हमारे हिसाब से गाड़ी चलाओ अपनी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज जी तुरंत बोलते हैं भगवान अपराध क्षमा हो। क्षमा तो है, गुरुदेव डांट के बोलते हैं लाड़ के साथ, क्षमा तो है लेकिन गाड़ी हमारी है, इसको कभी भूल मत जाना। आचार्य जी का वो प्रसंग इतना मनोहारी लगा। एक शिष्य से कहते हैं कि शरीर तुम्हारा है, चर्या तुम करते हो, लेकिन ध्यान रखना ये गाड़ी जिन शासन की है, ये गाड़ी हमारी है, हमारे हिसाब से चले। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे, कदम भासे जभुंजे जम न पावम बच जही। एक पाप बंधा, थोड़ा सा फिसले, घुटने में सूजन आ गई। तो गुरुदेव कहते हैं इसलिए तो आचार्यों ने लिखा है मूलाचार में, जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमा से जदम सहे, जदम भासे जबुंजे जे एवं पावम न बच जही, कि यत्न पूर्वक कोई क्रिया करो। अब मैं दिखा, एक कदम असंयम का पड़ा और घुटने में लग गई।
आगे से ध्यान रखना। अब ये घटना होकर के खत्म तो हो गई, लेकिन इस बात ने, इस संस्मरण ने दिमाग में एक नई बात पैदा करी। मैं वहां खड़ा खड़ा देख रहा था, हल्दी चूना फिटकरी लगवाया गुरुदेव ने, निरंतर 8 दिन तक पूछते रहे अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। गुरुदेव की करना बड़ी बेहिसाब है, जिसको देते हैं बेहिसाब देते हैं। 8 दिन तक लगातार पूछा, बार बार जब भी चलते तो घुटना देख लेते, आगम घुटना कैसा है? ठीक है महाराज, आपकी कृपा है, जल्दी ठीक हो जाएगा भगवान, जल्दी ठीक हो जाएगा। वो भी जानते थे दुनिया में इतना दयालु हृदय है मुनिराज श्री आगम सागर जी महाराज का, आप नमोस्तु बाद में करेंगे, वो हाथ पहले उठा देते हैं, भला हो तुम्हारा। हमने एक बार उनसे कहा भी कि हमने कहा सावक को अच्छे से नमोस्तु तो कर लेने दो, बाद में तुम आशीर्वाद दिया करो। बोलते हैं अब मैं उसके नमोस्तु को इंतजार करूंगा, इससे मुझको लगता है कि कोई मेरे पास आया है, मैं उसको पहले से आशीर्वाद दे देता हूं, बाद में वो अपना करे। अति दयालु व्यक्तित्व, अति दयालु व्यक्तित्व। किसी का भी दुख सुनेगा, पता नहीं कब उनकी आंख से आंसू आ जाए, पता भी नहीं चलता। और हम सबके प्रिय भी हैं, सबके प्रिय हैं। उनकी खासियत है कि अगर संग में जब भी रहते थे और अगर किसी को भी किसी से मनमुटाव हो जाए, गुरुकुल है, परिवार है, 50-75 लोग एक साथ रहते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे मन हो ही जाता है, हो जाए और उनको पता बस चल जाए कि ये इनसे 3 दिन से नहीं बोल रहे हैं, तुरंत जाकर के वहाँ बोलते, सुनो भैया हमने सुना है तुम सामने वाले साधु से 3 दिन से बात नहीं कर रहे, अब तो हमारा दूध का त्याग है जब तक तुम्हारी उसकी बात ना हो जाए। हमसे बोला एक बार, हमने कहा नहीं 3 दिन का नहीं करो, तुम 1 महीने का करो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बोलेंगे, ऐसे बोलते बहुत प्रेम से, विनम्र, दूध के बिना तो मैं मर जाता हूँ, लेकिन मैं ये बात तुम्हारी करते नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मेरा जब तक का त्याग है जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लो। 3 दिन निकल गया, रात में पीड़ा हुई, हम समझ गए ये इनको दूध लिया नहीं है, इनने वचन के पक्के हैं। चौथे दिन हमने उनके सामने जाकर के उनसे बात करी, बोले मुनि महाराज आज मेरा पित्त यहाँ तक भड़क रहा था, मैं सोच रहा था अगर विनम्र सागर आज बात नहीं करेगा तो पक्का मेरा सिर दर्द हो जाए और कहीं मुझे मूर्छा आ जाए, तो ये जवाबदार है, और तो अच्छा हुआ तुमने बात कर ली, अब मेरी शांति से मेरी चर्या हो जाएगी। ऐसा उनने सिर्फ हमारे साथ नहीं बंधुओं, दुनिया में जितने साधु थे संघ में, सबके साथ इस तरीके से आपसी सामंजस्य बनाने के लिए उस व्यक्ति ने अकेले खुद तपस्या अनेकों बार की। गुरुदेव के विशेष कृपा पात्र आगम सागर जी महाराज का वो उदाहरण मैंने देख तो लिया, फिर बात दिमाग में गूंजी आप लोगों को देख करके। आप लोगों से भी वो बात पूछना चाहता हूँ। आप अपने परिवार में रहते हैं, पत्नी रहती है, पुत्र रहते हैं, बच्चे रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोग रहते हैं, इष्ट मित्र रहते हैं। आप अपने शरीर को क्या समझते हैं? क्या आपका शरीर सिर्फ आपकी संपत्ति है कि आपके परिवार वालों में भी आपके शरीर पे कोई हक है? अगर आपको लगता है कि मेरे शरीर में मेरी पत्नी का भी हक है, मेरे पुत्र का भी हक है, मेरे शरीर में मेरे पिता का भी हक है, माँ का भी हक है, तो फिर शरीर के साथ उठाने बैठने रखने में हमको उन लोगों से राय लेनी पड़ेगी, थोड़ी राय तो लेनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए अचानक पिता कोरोना में शांत हो गए, एक परिवार कैसे बिखर जाता है। पत्नी के मांग का सिंदूर पूछता है, तब पत्नी को समझ में आता है कि एक व्यक्ति के जाने से, उस शरीर के निकल जाने मात्र से परिवार में पूरे में डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। आपको ऐसा लगता है अगर कि अगर ये शरीर जो लेकर के आप बैठे हुए हैं, मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, खाना बनाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, 180 की स्पीड पे जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप 160 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप वाइन लेना पसंद कर रहे हैं, आप वोदका लेते हैं, वीकेंड में आप हैवी राइडिंग में जाकर के हाई स्पीड राइडिंग में जाते हैं, या फिर आप कोई ग्लेशियर पे चढ़ करके जब आप माउंट से नीचे कूदने का कोई खेल खेलते हैं, वे सारे उपक्रम जिस वक्त आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं, उस वक्त आपको क्या ये बात याद आती है कि मेरा शरीर सिर्फ मेरा नहीं है, इसमें मेरी पत्नी का भी हक है, मेरे पुत्र का भी हक है, मेरे माता पिता का भी हक है, मेरे भाई का भी हक है। वे सारे लोग जिनके ना रहने से उनके जीवन में फर्क पड़ता है,
उन सारे लोगों के हक आपके अगर शरीर के ऊपर है तो फिर आपको राय लेनी पड़ेगी, मैं ये गुटखा खाऊं कि नहीं खाऊं। अगर मान लो गुटखा खाने से कैंसर हो गया तो मेरी पत्नी का 15 लाख रुपए चला जाएगा, मेरे पुत्र की 5 साल की सैलरी चली जाएगी, मेरे पिता के आंख के आंसू नहीं रुकेंगे। जब आप ऐसा सोचेंगे बंधुओं, दुनिया में कोई व्यक्ति पाप कर नहीं सकता। पाप में, गुरुदेव से पूछा एक बार कि चारसी जी पाप में और व्यसन में क्या अंतर है। गुरुदेव बोलते हैं कि जो खुद अकेले की जिंदगी बर्बाद करे उसका नाम पाप है, और जो पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दे उसका नाम व्यसन है। आप मरे गुटखा खा करके, लेकिन गुटखा खाने की आपको ऐसी आदत थी जिसके कारण कैंसर हुआ, 16, 17, 18, 20 लाख रुपए आपके ऑपरेशन में लग गए, रिपीट हो गया 8 महीने बाद, दोबारा 15 लाख लग गए, मकान बिक गया। तो आप ये सोचिए कि गुटखा खाना जरूरी है कि एक बहुत बड़ी छत जीवन पर जरूरी है। जिनका पुण्य मद्दा हो, जिनके घर में कम पैसा हो, रोज कमाना पड़ता है, जिनके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उन लोगों को दुनिया में कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। ना शराब पीनी चाहिए, ना सिगरेट पीनी चाहिए, ना गुटखा खाना चाहिए, ना बाहर के व्यसनों में जाना चाहिए, ना कहीं रेड लाइट एरिया में जाना चाहिए। पकड़ गए तो क्या होगा? किसी महिला को गलत दृष्टि से देख करके, अगर मान लीजिए किसी क्षुद्र कुल की महिला है, उसने आपके ऊपर कोई केस लगा दिया, क्या होगा हमारा? कभी सोचा है आपने? गुरुदेव कहते हैं जब तक आप अपने घर में असंयम का जीवन जी रहे थे तब तक आप अपनी मर्जी के मालिक थे, लेकिन आज इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद, मुनि मुद्रा, क्षुल्लक की मुद्रा, आरिका की मुद्रा ग्रहण करने के बाद आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो मर्जी आएगी हम खा लेंगे, जहां मर्जी आएगी चले जाएंगे, जैसा मर्जी आएगा वैसा कर लेंगे। गाड़ी गुरुदेव की है, गुरुदेव के और आचार्य वटकेर महाराज के कॉन्स्टिट्यूशंस और रिलीजन्स के हिसाब से अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आप दूर रह करके भी अपराधी माने जाएंगे। हमको मौका मिलता है, हम धीरे से एक सीढ़ी दबा लेते हैं। स्कूल जाते रहे, स्कूल जाते जाते आपको समय मिला, आपने पान के ठेले से, गुमटी से गुटखा खाया और चलते बने। लेकिन मान लीजिए आपका पुण्य अंदर का कमजोर है, और कमजोर पुण्य में कोई अपराध ने या किसी व्यसन के कारण आपके शरीर में डैमेज हो गया, हैवी डैमेज हो गया, उस समय कितने लोगों की जिंदगी सदके पे आ जाएगी? कभी आपने देखा? कभी महसूस किया? गुटखा तो खा रहे हो, गुटखा बेचने वाले गुटखा बेच रहे हैं, लेकिन महसूस करने की बात है कि आपकी जिंदगी में कितने लोगों का हक है। प्रत्येक मां बहन, प्रत्येक भाई, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक बड़ी उम्र के पिता, दुनिया में जो भी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन रहा है, उस व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, एक बार निश्चित करो कि मेरे नहीं रहने से मेरे घर में कितने लोगों का फर्क पड़ता है। यह कहना बहुत आसान होता है बंधुओं कि किसी के नहीं रहने से किसी की जिंदगी रुकती नहीं है। मैं मानता हूं किसी के रहने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन जिंदगी की चाल इतनी बिगड़ जाती है बंधुओं। जिस पत्नी को घर में एसी में चुपचाप बैठा करके आप आए हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं, आपकी नहीं रहने पर उसी पत्नी को 12 बजे दिन में स्कूल में जब पढ़ाने जाना पड़ेगा और रात को 8 बजे तक आपकी अनुपस्थिति के कारण जब वो पढ़ाएगी, उस दर्द को कौन समझेगा? एक बच्चे के चले जाने पर 20 साल का बच्चा कहता है कि अरे हमारे रहने नहीं रहने से हमारे माता पिता को क्या फर्क पड़ता है, हम स्पोर्ट्स बाइक लेकर के तेज बाइक चलाएंगे। लेकिन कैजुअलिटी हो गई, बाय द वे आपकी, मान लीजिए आपका शरीर फट गया, ब्रेन डैमेज हो गया और आपकी लाइफ पैरालाइज्ड हो गई। आपके माता पिता जिंदगी के अगले 50 साल आपकी एक छोटे से शौक के कारण किस तरीके से परेशान होंगे, आपने कभी सोचा है? बच्चों ने कभी सोचा है जब वो वोदका लेने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर के, बियर बार्स में जाकर के बैठ जाते हैं और बड़े शौक से लेते हैं, अरे यार कुछ नहीं होता, आज का तो जमाना है। जमाना नहीं है बंधुओं, ऐसा कोई जमाना नहीं है। आपको प्रभावित किया जा रहा है। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? आपने कोई बुक पढ़ी, आपने किसी गुरु से कुछ सीखा और आप अपना दिमाग चलाने लगे। ह्यूमन इंटेलिजेंस, आपका दिमाग जिस तरीके से काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या 20 साल पुरानी कोई बात याद है? कि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1980 का है, तो 1985 में
बुधवार के दिन क्या घटा था, आपको क्या पता है? नहीं पता है। हम आपसे पूछें कि एक साल पहले जनवरी के शुक्रवार को शाम को 7:30 बजे आपके साथ क्या घटा था, आपको पता है? नहीं पता है। आप क्रिया करते हैं, क्रिया करने के बाद भूल जाते हैं। आपकी ये आदत है कि हमने कोई भी चीज़ की, कोई भी चीज़ बोली, कोई भी चीज़ देखी, कोई भी चीज़ कही, घूमने गए, हम भूल गए। आप भूल सकते हैं बंधुओं, मशीन नहीं भूलती, मशीनें कुछ भी नहीं भूलती। आपके हाथ में एक एंड्रॉयड दिखाई दे रहा होगा, आप लोग सेलफोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, उसमें रंगीन स्क्रीन रहती है। वो एक मशीन है, इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने रात में 12:30 बजे एक एडल्ट मूवी सर्च करी, या फिर आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे कंटेंट दिखाए जा रहे थे, उसमें से आपने एक एडल्ट स्क्रीन पर टच कर दिया, सिर्फ एक बार। स्क्रीन में दिखाया जाना अलग बात है, आपने उसको चलती स्क्रीन को देखा, स्क्रीन को देख करके एक बार आपने टच कर दिया। मशीन ने रिकॉर्ड कर लिया कि भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोगों में से 65 करोड़ लोगों ने रात को 12 बजे इस चीज पे टचिंग करी। मशीन को रिकॉर्ड है। अब उसने रिकॉर्ड कर ली कि रविवार को शाम को 7:30 बजे लोगों ने डोसा चैट किया, सर्च किया, या फिर सैटरडे की रात को टिकट बुक करी, या फिर मान लीजिए घर के अंदर रहने वाली माँ बेटियों ने सोमवार के दिन शाम को या फिर दोपहर में 2:30 बजे एक सलवार सूट के लिए मैत्री का या फिर मित्रा का जो आपके यहाँ ऐप आता है, जिसमें आपको ऐड दिखाई देते हैं कि 350 रुपये में सलवार सूट, आपने उस सूट को टच किया। मशीन ने सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग में डाल ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने कुछ भी सर्च किया, कुछ भी चीज़ आपने एक बार क्लिक करी, यूट्यूब या गूगल से पूछा, गूगल रेसिपी कैसे बनाते हैं, उसने सर्च कर लिया कि 30% लोग हैं भोजन बनाने में सर्च करते हैं, 60% लोग हैं खाने को सर्च करते हैं, 95% लोग हैं जो एडल्ट मूवी सर्च करते हैं, 80% बेटियां हैं जो सिगरेट स्मोकिंग या वाइन वोदका सर्च करती हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो प्रेगनेंसी ना हो इस तरीके की कोई कंटेंट या आर्टिफिशियल कोई मेडिसिन सर्च करते हैं। आपने एक बार सर्च कर लिया, बस आपको लगा किसी ने नहीं देखा। ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना अंतर है। फिर क्या हुआ कि जो ऊपर बैठे हुए ब्रॉडकास्टिंग करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने एक एक आदमी के इंटेलिजेंस का, एक एक व्यक्ति के कितने बजे आपने क्या सर्च किया है, जब एक हाई डाटा खींचा। पहले आपके यहाँ गूगल था, पहले आपके यहाँ यूट्यूब था, कुछ दिन पहले 1 साल हुआ है उसको इनफाइनाइट मेटावर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब मेटावर्स कन्वर्ट करने का क्या है कि वो ये समझता है कि तुम कौन हो, कैसे हो और क्या सोचते हो, और दिन के 2 बजे क्या सोच रहे होगे, रात को 2:30 बजे क्या सोच रहे होगे, 20 साल पहले तुमने क्या सोचा था इतने बजे। आप मान लीजिए 15 साल से एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, आप रोज हर महीने 2 महीने में एयरटेक का, जियो का पैक आप अपने अंदर डालते हैं, और उस पैक के माध्यम से आप मूवी देखते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं। मशीन को एक एक सेकेंड की आपकी खबर है, एक एक सेकेंड की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपकी लाइफ को इतना हैक करके रख दिया है कि अब आपको वो चीज स्क्रीन पर दिखाई जाती है जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल है। कोई भी अवरोधक पदार्थ आपको उसमें दिखाया जा रहा है, कोई सामान्य से कोई कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है ऐसा नहीं है। कोई सलवार सूट बेच रहा है, कोई वाइन बेच रहा है, वोदका बेच रहा है, ऐड दिखाया जा रहा है इसलिए कि इतने सारे टीनेजर्स बच्चे उस चीज को सर्च कर रहे हैं। तो कंपनी को जो सर्विलांस करने वाली इंटेलिजेंस जो टीम है वो ये बताती है कि भारत के 140 करोड़ लोग शाम को 7 बजे वाइन सर्च करते हैं, या वाइन बुलाते हैं जोमेटो से, स्विगी से, या फिर नॉनवेज बुलाते हैं, या फिर पिगेट्री बुलाते हैं, या फिर आप कोई दूसरा कोई कंटेंट कोक पीने के लिए बुलाते हैं। कंपनी ने पहले मेटावर्स ने सर्च कर लिया, सर्च करके हाई प्रोफाइल कंपनियों को बताया कि 140 करोड़ की जनता जो भारत के अंदर रह रही है
उसको इतने बजे ये चाहिए, अब इतने बजे ये चाहिए, उसके 2.5 घंटे पहले आपकी स्क्रीन पर एक ऐड दिखाई देता है कि वाइन की बोतल 60% ऑफ पर। क्यों अचानक दिखाई दे गया? बिल्कुल नहीं। आप जब अपना डेस्कटॉप खोल करके स्क्रीन में कुछ सर्च कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, बगल में अगर आपको शूज का ऐड आ रहा है, बैंगल का ऐड आ रहा है, गॉगल का ऐड आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ऐड के माध्यम से कोई सामान बेचना है। इसका मतलब ये है, ये वो परफेक्ट टाइम है जिस समय हम आपको ऑफर के साथ ऐड दिखाएंगे और आप उसमें क्लिक करके वो चीज़ बुला लेंगे, क्योंकि आपको याद आ गया कि 4 बजे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो चीज़ आपको 2 बजे दिखाई, 3:30 बजे आपके हाथ में आ गई, 4:30 बजे तक आपने उसको यूज़ किया, 5:30 बजे उठा करके वापस पैक करके आपने उसको रिफंड कर दिया। आपको लगा आप फायदे में रहे। ऐसा लगता है ना कि एक दिन कोट बुला करके पहना और फायदे में रहे, अपनी पार्टी अटेंड करी और वापस बैग भेज भी दिया, लेकिन आप फायदे में नहीं रहे बंधुओं। वो वापस ले रहे हैं आपका प्रोडक्ट, उसके पीछे भी उनकी कितनी बड़ी पॉलिसी है। सोचिए आप कि उन्होंने पूरे के पूरे लोगों का माइंड सेट कर दिया है हर चीज में। अब इस पॉलिसी के तहत कि हमने आपका लिया हुआ सामान वापस ले लिया है, ऐसे लोगों ने शुरुआत का लोभ दिखा करके लोकल मार्केट को फिनिश कर दिया। आज आप जिस मार्केट पे रहते हैं, बिजनेस क्लास में लोगों की दुकानों पर भीड़ें नहीं रहती। पायल खरीदनी है, बिछिया खरीदना है, गुड़िया खरीदना है, सोने की चांदी की एक टांका लगवाना है, आप YouTube पे सर्च करिए और आपके सामने आधा घंटे के अंदर वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इन इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरे के पूरे भारत का 45% मार्केट खत्म कर दिया। आज आदमी हमारे पास आकर के रोता है, महाराज दुकान 2 साल पहले बहुत अच्छी चलती थी, अब वो बात नहीं रही, दुकान बेचनी पड़ गई, मकान बेचना पड़ गया, कर्जे में आ गए, 7 करोड़ का कर्जा है, 5 करोड़ का कर्जा है। ये दुनिया के जितने लोग कर्जे के पीछे बर्बाद हो रहे हैं, ये सारे लोगों की बर्बादी सिर्फ एक बात से रुक सकती है कि आप किसी भी फालतू की चीज को यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च ही मत करिए। गूगल में आपसे ज्यादा तेज दिमाग है, वो वक्त से पहले आपको वो चीज जान लेगा कि इसको इस समय ये चाहिए है, लेकिन वो आपको प्रोवाइड तब कराएगा जब आप कोई भी चीज सर्च करते हैं। अगर आप सर्च नहीं करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने अगले 3 महीने तक कोई भी फालतू की चीजों को सर्च नहीं किया है, पूछा नहीं है, मूवी नहीं देखी है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बुलाया है, और अपने सराउंडिंग 1 किलोमीटर डाइस एरिया में जो चीज हमको मार्केट में मिलती है, वो चीज हम यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करके ऑनलाइन नहीं बुलाएंगे, अगर आपने ये कसम खा ली है तो भारत देश की इकोनॉमी में मरने वाले 70 करोड़ लोगों को आप जीवन दान दे सकते हैं बंधु। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मैं आपसे बोल रहा था ना, शुरुआत मैंने कहां से की थी, आपका शरीर आपका है कि आपके परिवार पे भी इसका हक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका शरीर सिर्फ आपके परिवार का नहीं, आपके देश का भी है कि नहीं? आपके देश पर आपके शरीर का हक है कि नहीं? अगर हक है तो गूगल चलाने वाली कंपनियां, यूट्यूब चलाने वाली कंपनियां, इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनियां, फेसबुक चलाने वाली जो कंपनियां हैं, ये सारी की सारी कंपनियों के ऑनर्स जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, विदेश में बैठे लोग हैं। आपके यहाँ एप्लीकेशन इन्होंने प्रोवाइड कराया। अब वहाँ पर मेटावर्स का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है, जिसमें 7000 इंजीनियर्स काम करते हैं, एक एक मोबाइल का डाटा वहाँ पर सेफ है, एक एक मोबाइल की सर्चिंग सेफ है। उस सेफ सर्चिंग में वो इंडियंस में भारत में रहने वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको डाटा प्रोवाइड कराते हैं कि आप सैटरडे के दिन अगर इस चीज़ की मार्केटिंग और बेचने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बार में सिर्फ 15 मिनट के अंदर 300 करोड़ रुपए का फायदा होगा। हमको सामान से लगता है कि हमने सूजी बुला ली, एक सुई बुला ली, या फिर हमने 1 किलो मैदा बुला लिया या 1 किलो तेल बुला लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए इससे 1 किलो तेल, 1 किलो मैदा ऑनलाइन बुलाने से 1 किलोमीटर डाइस एरिया में जो भी चीज़ आपको आपकी दुकान पे मार्केट में अवेलेबल है, आप बस इतनी सी कसम खा लें, हम उसको यूट्यूब से, ऑनलाइन से या फिर अपने ये गूगल वगैरह से सर्च करके
ऑनलाइन नहीं बुलाएंगे। 6 महीने तक अगर ये बात कंटिन्यूटी पूरी दुनिया के लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली, भारत के लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली, मार्केट कैपिटल फिर से जागृत हो जाएगा। दीपावली में हर घर में दिए जलेंगे, मार्केट में उतनी रौनक दिखाई देगी, मिठाई वाली को मिठाई बेचने का मौका मिलेगा। अभी तो पता नहीं कौन सी जात का कौन सा आदमी कहाँ पर बैठा है, उसने मिठाई बनाई, किस चीज़ की बनाई, कैसी बनाई, कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में रहने वाला रम्मू हलवाई, मन्नू हलवाई, गुदरा हलवाई, उसके बारे में तो पता है भैया। भैंस का दूध वो सद्दू के यहाँ से लाता है, मुन्ना के यहाँ गर्म करता है, उसके यहाँ कुंदे का पेड़ा बनता है, अपन 150 रुपये किलो में खरीद लेते हैं। लेकिन जब आपने ऑनलाइन बुलाया तो आपको नहीं पता कौन से शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने, कौन से नीच कुल के व्यक्ति ने वो सामान बनाया। अब मान लीजिए उसके घर के अंदर बगल में सुअर कटा पड़ा है और वहीं पर उसने उसी कढ़ाई पर मिठाई बना करके आपको ऑनलाइन बेच दी। विश्वसनीयता कहाँ गई आपके भोजन की? वो बात समझे तो सही हम थोड़ा सा। उस चीज को अगर गौर से समझ गए, उस चीज को हमने जी लिया और ये चीज समझ ली कि हमको कोई भी चीज ऑनलाइन नहीं खरीदनी है। ऑनलाइन वाले को धमकी, आप सामने वाले को धमकी दे दो ना, दुकानदार को, ऑनलाइन में ये सूट 800 रुपए का मिलता था, तुम्हारी दुकान में ये सोच करके लाए थे कि तुम कम का बेचोगे, हम ऑनलाइन ही बुला लेंगे, एक बार धमकी दे दो। वो अपने आप वहां तक पहुंचेगा, कंपनी तक, फैक्ट्री तक, भैया 555 का पड़ता है, हम तुमको अगली बार 580 का दे देंगे। एक बार की गलती सुधारने से पूरे मार्केट पे जान आ सकती है, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, किसी गरीब महिला को आपके ऑनलाइन खरीदारी नहीं करने पर एक साड़ी मिल सकती है, किसी को अच्छी गाड़ी और लाड़ी मिल सकती है। बंधु, हमने जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, उतना ज़्यादा हमारा पूरा देश बर्बाद होकर के फिर से वापस में सेंट्रलाइज्ड होता चला जा रहा है। जो पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी कि डिसेंट्रलाइज किए गए जितने भी कंटेंट थे, उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा करके पूरे के पूरे व्यवसाय को सेंट्रलाइज कर दिया। पहले घर घर में हथकरघा चलता था, सबके घरों में साड़ियां बनती थी, मोहल्ले में आपसी उपयोग की चीज़ें उपलब्ध रहा करती थी। चमार जूता बना देता था तो बनिया उसको उसके बदले में 1 किलो तेल, आधा किलो दाल दे देता था। उसने दाल तेल दे दी, उसने जूता दे दिया, इधर हमारा काम हो गया, उधर आपका काम हो गया। सबका वस्तु विनिमय का व्यापार था बंधुओं पहले, कि भैया 2 किलो चिरौंजी लेंगे, 1 बोरी नमक दे देंगे, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। लेकिन अब जो पॉलिसियां बदल गई हैं और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज चीज़ों को हमने सेंट्रलाइज कर दिया। हम आप खुद करते हैं, जैन समाज का व्यक्ति है, रात को 7:30 बजे 8 बजे जोमेटो स्विगी में ऑर्डर देता है, यार एक पिज्ज़ा बुला लेते हैं। इससे अच्छा है कि किसी ठेले वाले की दुकान में जाकर के खड़े होकर के खा लो। लेकिन ऑनलाइन का व्यापार मत बढ़ाओ। जोमेटो वाले के स्विगी से जब आप डोसा बुलाते हैं, पिज्ज़ा बुलवाते हैं, चिली पनीर बुलाते हैं, कोई कोक ड्रिंक बुलाते हैं, कुछ भी बुलाते हैं, आपको क्या पता उसके नीचे मीट रखा हुआ है, एक पैकेट में मांस रखा है उसी बॉक्स पे, उसके ऊपर आपका पुलाव रखा हुआ है, उसके ऊपर फिर से एक फिश करी, चिकन चिल्ली कुछ पड़ा हुआ है। अब वो सब एक साथ मिक्सअप है, उसने उठाया। हमारे यहाँ तो लगार बर्दाश्त नहीं है बंधुओं, बर्तन से बर्तन छुप जाए तो बर्तन उठा करके महिलाएं फेंक देंगी, बोलेंगे जी आज के बाद हमने बाई को दिया, काम करने वाली बाई को। क्यों भैया, इसमें छुप गया था, हम अपने घर के अंदर नहीं रहेंगे, हम दूसरी कढ़ैया बुला लेंगे। हम इतने पवित्र लोग, जोमेटो स्विगी से जब खाना बुलाते हैं तो उसके बॉक्स में क्या क्या रखा रहता है, क्या पता रहता है अपन को? कुछ पता है क्या? और फिर मान लीजिए अनहाइजेनिक फूड है, अनहाइजेनिक मीट है, मांस है या फिर कुछ और है, और उसके अनहाइजेनिक होने के कारण आपका पूरा का पूरा पुलाव या डोसा या पनीर पूरा पूरा वायरस वाला हो गया। और फिर कल को जाकर के बोला, महाराज हमारा बच्चा तो ठीक था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 3 महीने से उठता है, चक्कर आते हैं, गिर जाता है। हमारे 9 साल के बच्चे को मिर्गी आने लगी, हमारे 15 साल के बच्चे को चक्कर आने लगे, हमारी बच्ची को, बेटी को ये होने लगा, हमारी बच्ची का हार्मोन्स एकदम से बड़ा हो गया। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, क्या आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन बर्गर में डाला जाता है? कभी सोचा आपने कि जैसे किसी प्रिजर्वेटिव को डाल करके आप खमीर डाल करके किसी चीज को उठाते हैं, ठीक इसी तरीके से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के कुछ कंटेंट आपके उस बर्गर में डाल दिए जाते हैं, खाने को दे दिया जाता है, टेस्टी रहता है, हम खा लेते हैं, हमारा पेट भी
उस तात्कालिक समय में भर जाता है। लेकिन पता चलता है महाराज 9 साल की बच्ची है लेकिन 15 साल की बच्ची जैसी दिखाई देने लगी। तो ये 9 साल की बच्ची के हार्मोन्स डेवलपमेंट 15 साल की बच्ची की जैसे कैसे हो गए? उसके भोजन की पद्धतियां बिगड़ गई। उस भोजन की बिगड़ी हुई पद्धति का ये प्रभाव पड़ा कि उसकी पूरी की पूरी शारीरिक संरचनाओं की व्यवस्थाएं बिगड़ गई। फिर उसने वो पूरा गूगल और उसको सिस्टम को चेक कर लिया और आज आप पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गए हैं गूगल पर, मेटावर्स पर, और ह्यूमन इंटेलिजेंस की कीमत खत्म हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि हमारे घर का बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बनना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि कौन सी कंपनी के लिए सिस्टम में हम क्या बना रहे हैं ये हमको पता नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपको बहुत बड़ी मशीनरी का एक छोटा सा चिप बनाने का पार्ट दे देती हैं। जावा, C++ जो जानने वाले लोग हैं, जो गेमिंग करते हैं, जो प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हमको बड़ी बड़ी कंपनियों ने 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए का एक पैकेज दिया और उस पैकेज को दे करके उसने हमको बड़े सिस्टम का एक चिप बनाने दे दिया। हमने चिप तो बना दी, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये चिप काहे में लगेगी, किस काम में आएगी। हो सकता है आतंकवाद को वो चिप बढ़ावा देने वाली हो, मशीन गन बनाने वाली हो, बारूद बनाने वाली हो, एटॉमिक बम को फोड़ने वाली चिप हो। उनको तो काम कराना था, आपसे काम करा लिया। लेकिन आप अपने ही देश के विरोध में भी काम कर सकते हैं। इस तरीके का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पूरी लाइफ को बर्बाद करने में तुल गया। आप कोई भी चीज भूल सकते हैं बंधुओं, मशीन आपके द्वारा सर्च की गई कोई भी चीज कभी नहीं भूलती, जीवन में कभी नहीं भूलेगी वो। तुमने गलती से भी कोई खराब पदार्थों को, प्रोडक्ट को एक बार सर्च कर लिया, उसने आपने दिमाग में रख लिया। आप कितने सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो खुलने से पहले आपसे कुछ डाटा मांगते हैं। आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है, आप कौन से गांव को बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है। आपको पता है कि ये जब पूछा जाता है, आपने एप्लीकेशंस ज्वाइन करके उसको आपने एज डाल दी, अपना नाम डाल दिया, अपनी कास्ट डाल दी, अपना लिविंग प्लेस डाल दिया, उनने पूरा कैच कर लिया। उस एंड्रॉइड ने इतना पकड़ लिया है कि ठाकुर घर की लड़कियां शाम को 7 बजे ये सर्च करती हैं, जैन समाज की लड़कियां ये सर्च करती है, मुस्लिम संप्रदाय ये सर्च करता है, और उसके हिसाब से उसके एंड्रॉइड पे उसी तरीके के कंटेंट और ऐड दिखाए जाते हैं। जो मार्केट कंपनियां, जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, वो इसमें काम करती हैं और अरबों रुपए का व्यवसाय पूरे वर्ल्ड में करती हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आपको क्या करने के लिए कह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि आपको कोई भी फालतू चीज दिखाई तो देगी, लेकिन हमको स्क्रीन पर टच नहीं करना है। 3 महीने टच नहीं करेंगे, स्क्रीन में वो कंटेंट दिखाई देना बंद कर देगा। जब दिखाई देना बंद कर देगा तो उसके कारण हमारी इकोनॉमी में फर्क आना शुरू कर देंगे, मार्केट में चहल पहल दिखाई देने लगेगी, त्योहारों में रंगत दिखाई देने लगेगी। कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन। मैं भी ऑनलाइन हूं, तू भी ऑनलाइन है, मेरी भी दुकान है और तेरी भी दुकान है। अब क्या करें, बैठे बैठे बिजनेस करते हैं। तो पिता आत्महत्या क्यों ना करे, माँ फांसी क्यों ना लगाए, किसान कुएं में कूद करके क्यों ना मरे, क्योंकि उसको जो भी चाहिए था वो अब उसको मिलना बंद हो गया। तो क्या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं इनको इस सृष्टि से मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए? नहीं महाराज, बस जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का दुरुपयोग ना करके अपने माता पिता के हिसाब से चलेंगे तो पूरा भारतवर्ष जीवंत रहेगा। बंधुओं ध्यान रखिएगा। आपका समय होने को आया, लेकिन मेरी बात खत्म होने को नहीं आ रही है। मैं एक अंतिम एक और बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं। 5th क्लास से लेकर के जब तक आपका बच्चा 25-28 साल की उम्र तक ना हो जाए, आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा एक्टर और क्रिकेटर में अपना टाइम वेस्ट ना करे। दुनिया के 2 बड़े ऐसे गद्दार लोग हैं ये लोग कि हमारे बच्चे का और हमारे परिवार का जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। एक क्रिकेटर और दूसरा एक्टर। मूवी में 3 घंटा निकल गया, IIT का एग्जाम देना था, मूवी सर्च करी नहीं कि 25 मिनट कब निकल गया पता नहीं चला।
अब बॉल वो फेंक रहा है, गेंद वो खेल रहा है, जुआ उन लोग खेल रहे हैं हजारों करोड़ों रुपए का। हम सिर्फ देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना परिवार बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा क्रिकेटर बनने के लिए बोला, उसी दिन एक चाटा रसीद करिए खींच के, बोले आज के बाद खबरदार अगर क्रिकेट की तरफ ध्यान भी दिया तो। क्योंकि बच्चे को एक बार क्रिकेट की हॉबी लग गई, बच्चा एक बार स्क्रीन पर क्रिकेट देखना सीख गया। अब 11 बड़े बड़े देशों की कंपनियों के 144 प्लेयर्स के नाम 8वीं क्लास में 6वीं क्लास में रहने वाले बच्चे को मुंह जबानी याद है। ओपनर कौन है, सेकंड प्लेयर कौन है, बैट्समैन कौन है, बॉलिंग किसकी अच्छी है, फील्डर कौन है, मिड विकेट कौन ले लेता है, ओपनिंग में कौन आता है, कौन सबसे ज़्यादा नो बॉल फेंकने वाला है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला कौन है। छोटे से बच्चे को सब पता है, लेकिन फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथ क्या है। अरे महाराज, डेली कॉलेज में पढ़ाया, बच्चा 1 नंबर का क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन मार्क्स उसके 33% आते हैं। किसी की फेंकी गेंद से हमारे पेट की भूख खत्म नहीं होती बंधुओं, किसी की बनाई मूवी से हमारा परिवार नहीं चलता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बात सही दिशा देना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, आपका बच्चा पहली बार जब रिकमेंड करे कि मम्मा बैट बॉल दिलाना है, तो उसको उसी समय बता देना है कि हम तुमको जिम करने वाले 5 इंस्ट्रूमेंट दिला देते हैं, हम खेलने वाला एक झूला अपने घर के अंदर लगा देते हैं जिसमें तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी चलती रहेगी, लेकिन बैट बॉल नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार बैट बॉल मिल गया फिर क्या है, फिर तो पगलापंती दिमाग पे हावी है। एक बार एंड्रॉयड मिल गया, पगलापंती दिमाग पर हावी है। एक बार आपके बच्चे को मूवी देखने का शौक लग गया, वीकेंड में क्या करेंगे, हम अपनी फैमिली के साथ मूवी नहीं देखने जाते हैं महाराज, वहाँ पे 80 रुपए का, 120 रुपए का, 150 रुपए का पॉपकॉर्न का वो डिब्बा खरीदते हैं, अपने आप को लेविश लाइफ स्टाइल वाला समझते हैं। डफा लाइफ स्टाइल है। जिनके घरों में खाने को नहीं होता, चाट के ठेले पर वो लोग दिखाई देते हैं। जिनके घर की महिलाएं बनाती नहीं है, चिल्लाती रहती हैं, क्रुद्ध रहती हैं, जो घर के अंदर अच्छा भोजन नहीं बना पाती, उनकी फैमिली में जोमेटो स्विगी चलती है बंधुओं। क्या करें यार, वो वाइफ है, झगड़ा हो गया, 3 दिन से खाना ही नहीं बना रही है, तब क्या करें, अरे हो गया चलो वो हलवाई की दुकान है, वहाँ 2 कचौड़ी खा के जाते हैं। सबसे पहले तो खानदानी लोग रोड में खड़े होकर के खाते ही नहीं। घर के अंदर इतनी अच्छी वस्तु व्यवस्था बनी रहती है, हमारे घर में सब मिलता है और पूरा हाइजीन वाला मिलता है, फ्रेश मिलता है, हम वो लेंगे, हमें घटिया चीज़ का क्यों खाना पसंद करेंगे। जिस चाट ठेले वाले के यहाँ शाम को 8 बजे खाते हो, दिन के 12 बजे एक बार उसके घर होकर के आ जाओ, जीवन में ठेले में खड़े नहीं होगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका समय होने को आया, इसलिए वाणी को विराम दे रहा हूँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में आप डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपने समझने का प्रयास किया होगा। अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा बंधुओं। आपका शरीर सिर्फ आपका नहीं है, आपके पूरे परिवार का है। जब भी अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करिएगा, एक बार परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा जरूर देखिएगा। बियर पीते वक्त, वाइन पीते वक्त, गुटखा खाते वक्त, टेस्ट ड्राइव, हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते वक्त, ट्रेन में बाहर लटकते वक्त एक बार जरूर सोचिएगा, अगर गलती से भी कुछ हो गया, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा, मेरे परिवार, मेरे देश, मेरे गुरु का क्या होगा। ये सब सोचने की कोशिश करिएगा। हमारे यहाँ एक राकेश भाई साहब सागर के हैं बंधुओं, इंसान था, इंसान के साथ जीती जागती मसाल थी। वो हार्ट पेशेंट थे, अपनी फैमिली को सब बता दिया था उन्होंने कि बेटा हम हार्ट पेशेंट है, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन जिस दिन से वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं बंधुओं, पूरे परिवार में नहीं, पूरे नगर में या पूरे जिले में नहीं, पूरे देश में उस व्यक्ति के जाने का अफसोस आज भी है कि उसके चले जाने से भागवत तीर्थ निर्माण जो 100% स्पीड पे चलता था, 30% स्पीड पे आ गया। आज लोग संभाले हैं, दोबारा स्पीड को देने की कोशिश कर रहे हैं और आज फिर भागवत अपनी स्पीड पे आया है। लेकिन अकेले कंधे में और 6 कंधों में अंतर होता है। अकेला आदमी फौज बन करके 8 लोगों का काम करता था, आज 10 लोगों को मिलकर के अकेले आदमी का काम करना पड़ता है। कभी आपका ऐसा भी रुतबा हो सकता है कि आपको लोग इस तरीके से पहचान सकते हैं, कर सकते हैं। अपने जीवन की कीमत खुद निश्चित करिएगा, 1 रुपए की है कि 1 करोड़ की है, आप अपने आप को संवार सके। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हुआ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की